So haloalkane basically gives three kind of reaction: nucleophilic substitution reaction, elimination reaction and reaction with metal. जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 13 रिएक्शन देखी थी, जिसमें एक वीकर न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कौन कौन रिमूव कर सकता था वो देखा था। OH ग्रुप थे, अमोनिया था, ऐसे करके हम लोगों ने 13 रिएक्शन देखा था। तो क्वेश्चन उठता है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। तो पहले एक एग्जांपल देख लीजिए SN1 का। दिस इज अ SN1 रिएक्शन। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल OH रिप्लेसेस अ वीकर न्यूक्लियोफाइल Cl। ठीक, तो अब रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है। रिएक्शन कैन बी आइदर SN1 और इट कैन बी SN2। द रिएक्शन प्रोसीजर और मैकेनिज्म विल डिपेंड अपॉन R। रिएक्शन किस तरीके से होगा वो डिपेंड करेगा R क्या है। इफ R इज 3 डिग्री तो द रिएक्शन विल बी SN1। if R equals to 2 degree 1 degree the reaction will be SN2। for example see this CH3C CH3Cl, this is a 3 degree alkyl halide, this will give SN1 reaction and this will give SN2 reaction। क्वेश्चन उठता है 2 डिग्री वाले क्या देंगे। तो 2 डिग्री कैन गिव both SN1 or it can give SN2 reaction, that depends upon your solvent। if the solvent is पोलर, आप जानते हैं पोलर सॉल्वेंट कहाँ पर लेते हैं SN1 में, तो रिएक्शन होगी SN1। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे फॉर एग्जांपल आपका था वाटर था, कल आपको पढ़ाया गया था ना, वाटर C2H5OH, दीज आर योर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और अगर रिएक्शन में ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, सॉरी पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी SN2। ठीक, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज एसीटोन, एसीटोन, CCl4 etc, tetrahydrofuran etc, these are your apolar polar aprotic solvent। ठीक, अब SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन की पूरी कहानी हो गई थी, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। SN1 रिएक्शन, व्हाट वाज द SN1 रिएक्शन, फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें R मतलब SN1 रिएक्शन में this is generally given by 3 degree alkyl halide faster than 2 degree alkyl halide than 1 degree halide। रीजन कोई बताएगा, what would be the reason, what would be the reason why 3 degree alkyl halide gives greater rate stability of carbocation। रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, प्रशांत है क्या, आंटी जी हैं देखो। 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या बनता है, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो, स्टेप 1 में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। वेट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन,
पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता था एल्किल हैलाइड, जो कि 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड था। वो क्या कहते हैं OH की प्रेजेंस में, मतलब इसमें वैसे न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं था। पहले स्टेप में आप जानते हैं कि जो पहला स्टेप होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता। तो पहले स्टेप में सिर्फ जो कार्बोकैटायन है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब या तो वाटर ले सकते हैं या तो C2H5OH, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये बना लेता है कार्बोकैटायन। और ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बना है? 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। अगर यहीं पर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होता तो वो कितने डिग्री का कार्बोकैटायन बनाता? 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। और 1 डिग्री वाला होता तो 1 डिग्री का कार्बोकैटायन। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, 2 डिग्री वाला कम होता है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड 3 डिग्री कार्बोकैटायन में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। बट 2 डिग्री का कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन में, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट नहीं होगा। और 1 डिग्री वाला 1 डिग्री के कार्बोकैटायन में तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, आप लोग को ये स्टेबिलिटी पता है क्यों होती है कि बस रट लिए हो? क्यों 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, ये बात सभी को पता है? किसी को पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट दोनों वजह से होता है। बाकी कोचिंग वाले बताइए, बाकी स्कूल वाले बताइए, इन लोग को पढ़ाया गया, इन लोग को पता है, आप लोग को पता है कि नहीं? ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर नहीं पता है तो बेटा नहीं पता है तो बोल दिया करो ना, ऐसा कोई थोड़ी मनाही थोड़ी है, पैसा देके पढ़ रहे हैं आप लोग। अगर जो चीज ना समझ में आए रटना नहीं है, ठीक है? चलो देख लो 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल क्यों होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो चीज ना समझ में आए उसको रट के नहीं चलना है कि सर ने बोल दिया तो यही होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ आपको। आपको ये तो दिख रहा होगा ना, ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? दिस इज अ कार्बोकैटायन ऑफ 3 डिग्री। ठीक, ये भी कार्बोकैटायन, ये आपका 2 डिग्री। और ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। ठीक, केमिस्ट्री में एक रूल है, लेसर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लेसर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। मतलब कि अगर किसी के ऊपर चार्ज है तो वो चार्ज जितना ज्यादा कम होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब देखो इन तीनों पे पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये तीनों अनस्टेबल है, तीनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो तीनों अनस्टेबल है। मगर ये पॉजिटिव चार्ज जिसमें सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप लोग केमिस्ट्री में 2 ग्रुप पढ़ के आए होंगे, प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, अब CH3 प्लस आई ग्रुप है तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? इधर इलेक्ट्रॉन देगा, ये CH3 ग्रुप इधर प्लस आई ग्रुप देगा, और इधर भी ये CH3 प्लस आई के कारण इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। अरे यार इसको हुआ गया है, डिस्टर्ब करने पहले नहीं आ सकते। तो जितने भी प्लस आई ग्रुप हैं ये कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब भी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो कौन सा चार्ज आता है? कार्बन पे आएगा डेल नेगेटिव चार्ज। एनरोलमेंट रिक्वेस्ट भेजेंगे तब तो उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो जितना ज्यादा ग्रुप होंगे उतना ज्यादा ही पॉजिटिव चार्ज, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। तो कितने नेगेटिव चार्ज आएंगे? 3। और 3 नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब जुड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू घट जाएगी कि नहीं? इसी तरीके यहाँ पर कितने CH3 ग्रुप हैं? 2। 2 ग्रुप जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज को घटाएगा मगर उतना ज्यादा घटा नहीं पाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप जब इसको मतलब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज को घटाएगा मगर उतना ज्यादा नहीं घटा पाएगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर घटेगा? 3 डिग्री में। उससे कम पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर घटेगा? 2 डिग्री। और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में होगी? 1 डिग्री में।
तो मैंने आपको बताया था कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस मतलब जितना ज्यादा चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इस पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा घट गई क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे 3 नेगेटिव चार्ज ने मिलकर उसको घटा दिया। यहाँ पर सिर्फ 2 नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को घटा रहे हैं और यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को घटा रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो सबसे ज्यादा कम हो गया और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। अब जिस पे चार्ज ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो पहला बात तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए, 1 डिग्री पे चार्ज ज्यादा है, 2 डिग्री पे चार्ज कम है और 3 डिग्री पे चार्ज सबसे कम है। तो इधर जाने पे चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है, इस वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब दूसरा रीजन भी देख लो, कार्बोकैटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सभी लोग बताइए। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, जो कि ये है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी sp2 है और इसका भी sp2 है। पहली कंडीशन ये होना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल हाइपर कॉन्जुगेशन तब दिखाएगा जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। दूसरी बात, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के सिवाय अल्फा कार्बन होना चाहिए और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक। तो ये कार्बन से जो sp2 कार्बन से जितने भी कार्बन जुड़े होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं। तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो कितने अल्फा कार्बन है, 3। और कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9। अल्फा हाइड्रोजन 9 है। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उससे ज्यादा, एक ज्यादा 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर अल्फा कार्बन कितने हैं, 2। कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा 7। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा 4। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो देख लो, 3 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable than 2 डिग्री कार्बोकैटायन and it is more stable than 1 डिग्री कार्बोकैटायन। रीजन इसके दो हैं, पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है lesser the charge greater the stability, lesser the charge greater the stability। और दूसरा क्या कहता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, greater the number of alpha hydrogen greater will be the stability। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं, 9। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 6। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना था, 3। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना 10। यहाँ पर बना अल्फा हाइड्रोजन में 7 और यहाँ पर कितना बना, 4, ठीक। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए 3 प्लस आई ग्रुप थे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए 2 आई ग्रुप थे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए सिर्फ एक ग्रुप था। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा। जिसमें चार्ज ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। बोलो ये अब समझ में आया, बताइए ये सब समझ में आया? मैंने थोड़ा तेज पढ़ा दिया है, जिनको नहीं समझ में आया एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आया एवरीवन? सर SN1 रिएक्शन में एलाइल और बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, आगे पढ़ाऊंगा, क्यों परेशान है, अभी वहां पहुंचने तो दीजिए। जो कह रही हैं सही कह रही हैं सौम्या जी, क्योंकि उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। तो परेशान मत होइए, सब पढ़ाऊंगा, अभी आने तो दीजिए वहां तक। अच्छा आपकी बात समझा दे रहा हूँ। इनका कहना है कि जो एलिल कार्बन होगा, दिस इज योर एलिल
एलिल क्लोराइड है कि नहीं बोलो। अगर पूछ लें कि बताओ ये SN1 रिएक्शन देगा कि SN2, तो कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि एलिल क्लोराइड है, ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो ये SN2 रिएक्शन देगा। ऐसा नहीं है, इसमें एलिल क्लोराइड देखिए जब Cl निकालोगे तो यहाँ पर जो कार्बोकटायन बना ये बना एलिल कार्बोकटायन। और एलिल कार्बोकटायन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो भले ही ये 1 डिग्री का कार्बोकटायन क्यों ना हो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो 1 डिग्री का कार्बोकटायन स्टेबल है, इसलिए ये SN1 रिएक्शन देगा। ठीक है, याद रखना जो एलिल क्लोराइड है ये भले देखने में 1 डिग्री का लगता है, मगर ये SN1 रिएक्शन नहीं, SN2 रिएक्शन ना देके कौन सा रिएक्शन देता है, SN1, क्योंकि जो कार्बोकटायन है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसी तरीके दूसरी बात देख लीजिए, बेंजिल क्लोराइड, दिस इज योर बेंजिल क्लोराइड। अगर इसमें हम OH माइनस डाल दें तो ये किस में कन्वर्ट होगा, बेंजिल कार्बोकटायन। देखने में तो ये 1 डिग्री लग रहा है, कितने डिग्री का लग रहा है, 1 डिग्री का ना, 1 डिग्री का लग रहा है, तो आपको लगेगा कि ये कौन सा रिएक्शन देगा, SN2। मगर एक बार ध्यान से देख लो, Cl निकाल के देखो, Cl निकालोगे तो CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। भले ही ये 1 डिग्री का कार्बोकटायन क्यों नहीं हो, मगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और जब कार्बोकटायन स्टेबल होता है तो वो कौन सा रिएक्शन देता है, SN1 रिएक्शन। नोट लिख लो, नोट। एक्सेप्शन नहीं है, बस इतना याद रखना कि कार्बोकटायन स्टेबल होना चाहिए। अगर 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है, अगर उससे तुम हैलोजन निकाल लो, उसके बाद देख लो अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बना, अगर कार्बोकटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो भले ही 1 डिग्री का क्यों ना हो, वो हमेशा कौन सा रिएक्शन देगा, SN1 देगा। तो एलिल हैलाइड और बेंजिल हैलाइड 1 डिग्री के हैं, मगर वो कौन सा रिएक्शन देते हैं, SN1, क्योंकि उसमें जो कार्बोकटायन 1 डिग्री का बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और आपको जानते भी हैं कि रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में ज्यादा कौन डोमिनेट करता है, रेजोनेंस। आई बात समझ में। तो आपका डाउट क्लियर है सौम्य। जो डाउट क्लियर, चलिए SN1 पे आते हैं जहां जो पढ़ रहे थे। चलिए SN1 में आते हैं। तो SN1 रिएक्शन एक बार मैं इसकी सिनॉप्सिस बना दे रहा हूँ। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। पहले स्टेप में कार्बोकटायन बनता है, और कार्बोकटायन सबसे तेज कौन बनाएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K टाइम्स हेलो एल्केन की पावर 1 आती थी, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। इसीलिए इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन को हम लोग किस में कराते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्यों कराते हैं, हाइड्रेशन या सेलिब्रेशन इफेक्ट दिखाने के लिए। नहीं तो पता लगा 3 डिग्री से Cl निकला, उसके बाद कार्बोकटायन और कार्बो Cl माइनस फिर से जुड़ ना जाए, इसलिए हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड नॉन कंसर्टेड रिएक्शन। नॉन कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं उसे नॉन कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं, और जो रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में होती हैं उसे हम लोग कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, तो दिस इज अ नॉन कंसर्टेड रिएक्शन, क्योंकि ये कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। ठीक है, और क्या इसमें पढ़ा लिया गया था, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो गया था। और क्या इसमें पढ़ लिए थे हम लोग SN2 में, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल एडिशन और रिमूवल डू नॉट इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ा या घटा दें तो उससे डज नॉट इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन।
यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब न्यूक्लियोफाइल एडिशन होता है तो रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आपको ये बताया गया था कि न्यूक्लियोफाइल में कितने डिग्री का न्यूक्लियोफाइल होगा, CH3 3 डिग्री। अब जान रहे हैं आप कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आगे होगा और एक पीछे होगा, ये प्लेनर नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखे थे, एक मॉलिक्यूल बाहर की तरफ होता है और एक मॉलिक्यूल अंदर। तो जो बाहर की तरफ रहता है उसे बेच से दिखा देते हैं और जो अंदर की तरफ होता है उसे डैश से दिखा देते हैं, ठीक। जब इसमें हमने डाला, क्या कहते हैं, ये कौन सी ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल। जब इसमें हमने डाला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एक रोल और होता है, आप जानते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल है, जितने भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, और जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है वो मॉलिक्यूल्स को डिसोशिएट कराने में काम आते हैं। जैसे पानी में NaCl डालने पे पानी क्यों, नमक अपने आयंस में क्यों टूट जाता है, क्योंकि जो वाटर है वो पोलर सॉल्वेंट है, उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो NaCl के बीच जो फोर्स लग रहा होगा उसको वो 80 गुना कम कर देता है, तो Na और Cl आपस में टूट जाएंगे। इसी तरीके जब इसको आप पानी में डालोगे तो पानी का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो इसके और Cl के बीच लगने वाले फोर्स को 80 गुना कम कर देगा, तो ये आयंस में अपने टूट जाएगा, ठीक है। जैसे ये टूटेगा इट विल फॉर्म प्लेनर मॉलिक्यूल कार्बोकैटायन। अगर यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने के चांसेस हैं तो याद रखना SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, मे हैव रीअरेंजमेंट आप लोग को पढ़ाया था मैंने, कुछ याद है कि अगर मॉलिक्यूल 1 डिग्री का है, अगर वो 2 में कन्वर्ट हो सकता है तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बना है, अगर उसको 3 डिग्री में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है SN1 रिएक्शन में, ठीक। अब ये कार्बोकैटायन क्या कहते हैं, OH के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, फिर से ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर इसका हम प्रोफाइल एनर्जी डायग्राम बनाएं, अच्छा यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, ऊपर यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना है ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, अगर इसको जोड़ दो तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है। आने वाला OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है, आने वाला OH नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे इस तरीके से। मान लो OH ऊपर से अटैक किया तो CH3 सारे नीचे चले आएंगे, और मान लीजिए अगर OH ने नीचे से अटैक किया तो CH3 सारे ऊपर चले जाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बोथ आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर बीच में मिरर लगा दो तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, मगर ये एक दूसरे पे वो सुपर इम्पोजिबल नहीं है, मिरर इमेज है बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, इसीलिए इसे हम बोलते हैं इनैंशियोमर। अब ये जो इनैंशियोमर है, अगर 100 मोल आपने लिया होगा तो 50 मोल ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा और 50 मोल ये बनेगा, तो जब इनैंशियोमर इक्वल क्वांटिटी में बनते हैं तो हम इसे बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। तो कोई पूछ ले रेसमिक मिक्सचर किस में बनेगा, SN1 की SN2, तो आंसर होगा SN1। रीअरेंजमेंट किस में होगा, SN1। दो स्टेप में कौन होगा, SN1 यूनिमोलिकुलर SN1, ठीक। रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस में नहीं होता है, SN1। और रिटेंशन भी होगा, मॉलिक्यूल के शेप में कोई फर्क नहीं आया, ठीक। क्या मैं पढ़ाने जा रहा था, मैं पूरी भूल गया। अगला स्टेप, हाँ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब समय, और यहाँ पर देखेंगे एनर्जी कैसे बढ़ रही है। यहाँ पर हम लोग एक तरफ बनाते हैं कि टाइम बढ़ते हुए और एनर्जी का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, अगर हम लोग डायग्राम देखें तो रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, दो। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट था, और कितना रिएक्टेंट था, सिर्फ एक, CH3C CH3 CH3Cl। इसकी कुछ एनर्जी रही होगी, कितने लोग बताएंगे। हम लोग एनर्जी को जीरो से क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों जीरो से नहीं बना रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट के पास खुद की क्या होती है, काइनेटिक
एनर्जी होती है। रिएक्टेंट जो होगा उसके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी होगी। इस वजह से हम लोग ग्राफ को ऊपर से बना रहे हैं। तो ये एनर्जी आपकी क्या है? दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। ये सब मैंने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया है आप लोग को। ये काइनेटिक एनर्जी है। इस वजह से ग्राफ को जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब धीरे धीरे इसको थोड़ा और ऊपर से बना दे रहा हूं। जो रिएक्टेंट है उसके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी होगी, इसीलिए हम लोग ग्राफ को नीचे से नहीं बना रहे हैं। ठीक, अब धीरे धीरे क्या होगा? CH3 CH3 के बीच का बॉन्ड टूटता जाएगा और एक टाइम आएगा जब कार्बन और OH इतने दूर हो जाएंगे, सॉरी कार्बन और Cl इतने दूर हो जाएंगे कि इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। इस समय जो एनर्जी होगी इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, अब ये धीरे धीरे रीअरेंज करके क्या बना लेगा? अभी ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, अब इसका धीरे धीरे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा एंड इट विल फॉर्म प्लेनर कार्बोकैटायन, जो कि कल वीडियो में मैंने दिखाया था। इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये तो स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा? कार्बोकैटायन से धीरे धीरे OH आके अट्रैक्ट करेगा। पहले वाले की एक्टिवेशन एनर्जी इतना थी, अब दूसरे वाले की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? कम। अब कार्बोकैटायन धीरे धीरे किससे अट्रैक्ट होगा? OH से। और एक टाइम आएगा जब कार्बोकैटायन और OH इतने दूर आ जाएंगे कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा। ठीक, पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और आप जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे OH पास आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। और एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमेशा जितना अट्रैक्शन लगता है उतनी एनर्जी कम होती है। तो जब OH एक डिस्टेंस पे आ गया तो जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। इसे हम सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। और जैसे जैसे OH पास आता जाएगा इसकी एनर्जी घटती जाएगी और जब जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा प्रोडक्ट। ध्यान से देख लो, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब कि इसमें एनर्जी रिलीज हुई होगी। और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये पूरा समझ में आया? ट्रांजिशन स्टेट को या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट इक्वल्स टू रिएक्शन इंटरमीडिएट +1। हाँ सही बोल रहा है। ट्रांजिशन स्टेट डिपेंड करेगा कितने बार रिएक्शन हो रही है। जितनी बार रिएक्शन होगी उतने बार ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। बाकी लोगों को क्लियर है? यस और नो? रिएक्शन इंटरमीडिएट को आइसोलेट नहीं कर सकते भाई, वो हाईली अनस्टेबल होता है। It is not possible for reaction intermediate to be isolated. It is highly unstable. बाकी लोग शांत बैठे हैं, बाकी कोचिंग वाले, अरे सॉरी बाकी स्कूल वाले। ये ग्राफ हो सकता है कुछ लोग को ना समझ में आया, क्योंकि जो मेरे केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़े हैं उनको नहीं पढ़ाया गया होगा ये सब, या पढ़ाया गया हो मुझे नहीं पता। बाकी लोग बताइए। देख लो नंदिनी एक बार फिर से, यहाँ पर जो रिएक्टेंट था ये था कि नहीं? रिएक्टेंट या तो गैसियस स्टेट में होगा या तो लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड में होगा तो रिएक्शन होगी नहीं। आप जानते हैं कि अगर गैस या लिक्विड होंगे तो वो हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं। और रैंडम मोशन करने की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो ये गैसियस स्टेट में होता, आप टेस्ट ट्यूब में लिए होते तो इसके मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, तो इसके पास क्या होती? काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी रिएक्टेंट की। और वही एनर्जी को हम लोग कौन सी एनर्जी बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी जीरो नहीं होगी। ग्राफ यहाँ से नहीं बनेगा, ऊपर से बनेगा, क्योंकि इसकी इतनी एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा CH3Cl से जो रिएक्टेंट था Cl दूर जाएगा। और याद रखना कि Cl दूर जाने का मतलब है कि एनर्जी इंक्रीज करेगी।
एक टाइम आएगा जब Cl और कार्बोकैटायन के बीच की डिस्टेंस इतनी हो जाएगी कि इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, खत्म। तो इस स्टेट को बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, अब ये मॉलिक्यूल अब भी टेट्राहेड्रल शेप में है। अभी मॉलिक्यूल का शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, भले ही Cl निकल गया। अब ये धीरे धीरे मॉलिक्यूल किस शेप में आएगा, टेट्राहेड्रल से ये आएगा ट्राइगोनल प्लेनर में। तो इस स्टेट में आने पे जो एनर्जी रिलीज होगी इसे हम लोग बोलेंगे, रीअरेंजमेंट में हमेशा एनर्जी रिमूव निकलती है। ठीक, मॉलिक्यूल पहले ऐसे था टेट्राहेड्रल, यहाँ से Cl निकल गया, तभी मॉलिक्यूल ऐसे ही है। अब मॉलिक्यूल क्या होगा, धीरे धीरे ये किस स्टेट में आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, अब इसके पास कौन आके जो बैठना चाहेगा, OH। अब OH आएगा, तो OH जब दूर से आएगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। जब OH सफिशिएंटली डिस्टेंस पे रहेगा तब इनके बीच क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। अब OH जैसे जैसे पास आता जाएगा इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी कम होती है। एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम। और ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ये ग्राफ एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, चलें आगे बढ़े। एक दो बार वीडियो फिर से देख लेना बेटा, एक आध बार वीडियो और देख लेना। SN2 की पूरी कहानी समझ में आई। टू स्टेप, ये पूरा पॉइंट याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, नो रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, polar protic solvent, polar protic solvent such as H2O or C2H5OH। नॉन कंसर्टेड रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन दो स्टेप में होती है, और कंसर्टेड रिएक्शन किसे कहते हैं, जो एक स्टेप में होती है। ठीक है, यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर बनेगा। सर, हाँ बेटा, सर आप तो कल इसको SN1 रिएक्शन बताए थे। सॉरी SN1 ही लिख रहा हूँ, कुछ ऊपर लिख दिया गया, SN2 लिख दिया हो गया कहीं पर। SN1 रिएक्शन की बात चल रही है बेटा, अभी SN2 स्टार्ट ही कहाँ किया है, सॉरी अगर कहीं मैंने नहीं SN2 लिखा, नहीं SN1 रिएक्शन की बात चल रही है, अभी SN2 शुरू कहाँ किया। ठीक, अभी वही कली वाला रिएक्शन पढ़ रहे हैं, नया नहीं कुछ पढ़ा है अभी। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, और इतना चार्ट याद रखना। ठीक, ठीक, ये पूरा याद रखिएगा। कुछ इसमें छूट रहा है क्या, रिटेंशन, रेसनिंग मिशन, नॉन कंसंट्रेशन, ठीक, दो स्टेप, ठीक, इतना याद रखिएगा, बहुत सफिशिएंट है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए SN1 रिएक्शन, सॉरी SN2 रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मॉलिक्यूलर, मतलब कौन सी रिएक्शन, SN2। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, देखिएगा। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और मेथिल क्लोराइड, मेथिल हैलाइड जनरली गिव SN2 रिएक्शन। अभी समझाऊंगा कि 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले, मतलब 3 डिग्री क्यों नहीं देता। ठीक, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मतलब ये, या तो इसको ले लीजिए, ठीक, या तो CH3Cl, ये कौन सा रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन देगा। तो एक रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन लिखिए, CH3Cl, इसको ऐसे बना सकते हैं क्या, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा, उसको हम लोग वेज से दिखाते हैं,
और जो अंदर की तरफ होता है उसे हम लोग डैश से दिखाते हैं। ये मुझे जहाँ तक याद है मैंने आप सभी को पढ़ाया था, वैसर की भी कोचिंग में ये मैंने पढ़ाया था। इसका रिएक्शन अगर KOH के साथ करा दें तो आपको पता है प्रोडक्ट आपको यही मिलेगा। देखिए Cl की जगह कौन आके जुड़ गया, OH। Cl is a weaker nucleophile and OH is a stronger nucleophile. Therefore, this is an example of nucleophilic substitution reaction. ये nucleophilic substitution reaction का तो एग्जाम्पल है, मगर यहाँ पर जो R है, R ये आपका क्या है, या तो मेथिल होना चाहिए या तो 1 डिग्री होना चाहिए। अब चूंकि 1 डिग्री है तो दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। मैकेनिज्म इसमें क्या होता है, दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है। इट इज जस्ट लाइक, ये आपके क्या कहते हैं, प्रशांत जी हैं, ये प्रशांत जी की गर्लफ्रेंड है। इनको इन सामने एक नई अच्छी लड़की दिखी, अब ये चाह रहे हैं कि इनको लीक करके इनके साथ रिलेशन बनाए। बट ये Cl मतलब अपने आने जो पहले हैं और जो बाद में आ रही हैं, एक साथ दोनों को अगर लेके चल रहे हैं। जब मैंने पिछला वाला विवेक की बात की थी तो विवेक चला थे वो पहले Cl को निकालें, इसको विदा किए, तब दूसरी वाले को ऐड किए। मगर इनको लगा प्रशांत जी को कि क्या मतलब है, दो से भी तो काम चल सकता है, तो Cl को भी जोड़ लो, OH को भी जोड़ लो। तो इस तरीके जब रिएक्शन होती है तो दिस इज कॉल्ड SN1 सॉरी SN2 रिएक्शन। एक ही स्टेप में, मतलब एडिशन ऑफ stronger nucleophile, addition of stronger nucleophile and removal of weaker nucleophile takes place simultaneously। समझ में आया प्रशांत जी? अच्छी वाली जा भी रही है और नहीं, खराब वाली जा भी रही है और अच्छी वाली जा भी रही है, और दोनों एक साथ आप काम कर रहे हैं। ठीक, विवेक जी की हिम्मत नहीं थी कि दो एक साथ दो दो लोग को नचाएं, तो उन्होंने पहले एक को रिमूव किया फिर दूसरी को ऐड किया। ठीक, जब पहली वाली को रिमूव कर दिया तो इन्हें लगा क्यों ना फिर से उसी के साथ बॉन्ड बनाए, तो इनके जितने यार दोस्त थे वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट थे, उन्होंने घेर लिया कि भाई अब क्यों जा रहे हो फिर से। समझ में आई स्टोरी? तो जो आपके यार दोस्त हैं जो आपको फिर से बॉन्ड बनाने से रोकें, वो आपके कौन से सॉल्वेंट थे, पोलर प्रोटिक। ठीक, ऐसे याद रखिए, केमिस्ट्री भूलेंगे नहीं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जितने भी, जैसे विवेक के दोस्त हैं विकास, लोग खड़े हो गए हैं भाई अब Cl की तरफ नहीं जाना है। तो दोस्त ही तो बॉन्ड बनाए थे। अभी आगे दिखाता हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा आपको कि दोस्त कमीने भी हो सकते हैं। चलिए देखिए रिएक्शन कैसे होती है। ये है प्रशांत जी, CH3 एक, और ये हो गए, ये हो गए प्रशांत जी, और ये Cl मतलब वीकर न्यूक्लियोफाइल। इसमें न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस, और ये स्टेप होगा स्लो।
यहाँ पर Cl लीव कर रहा है और OH क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और ये दोनों प्रोसेस क्या हो रही है एक साथ, OH ऐड हो रहा है और Cl क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और ये प्रोसेस क्या हो रही है साइमल्टेनियसली। इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब एक चीज ये बताओ, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन हियर? 5। और कार्बन मैक्सिमम वैलेंसी कितनी दिखा सकता है? 4। कार्बन को एक Cl निकालना पड़ेगा, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना इसमें कार्बन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, इसमें कार्बन कभी भी स्टेबल नहीं होगा। अब धीरे धीरे Cl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर OH आके जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखना, पहले हमारा जो Cl था वो कार्बन Cl जो था, जैसे आप पेन ले लीजिए तो वो Cl नीचे की तरफ था, नीचे साइड, मतलब मान लीजिए पेज है तो Cl नीचे की तरफ था। मगर अब क्या होगा, एक चीज यहाँ पर देख रहे हो, Cl जिस साइड से रिमूव हो रहा है OH उसके अपोजिट साइड से ऐड हो रहा है। ठीक, अरे भाई प्रशांत जी कलाकार हैं। ठीक, Cl और OH को सामने सामने से अगर ऐड करा देंगे तो दोनों में हो जाएगी लड़ाई। तो इधर साइड से, जिधर साइड से Cl रिमूव हो रहा है उसके अपोजिट साइड से कौन एंट्री मार रहा है, OH। ठीक, इसलिए जो Cl नीचे था OH ऊपर आके लगेगा। ठीक, और जो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ था वो किधर चला जाएगा, नीचे। यहाँ पर इन्वर्जन हो गया, क्या हो गया, इन्वर्जन। छाता देखियो, अभी समझाऊंगा इन्वर्जन क्या होता है। रिएक्शन कितने स्टेप में हुई, सिंगल स्टेप। अब इसका डायग्राम देख लो, प्रोफाइल एनर्जी डायग्राम। यहाँ पर क्या होगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब टाइम। यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी। रिएक्टेंट चाहे जिस स्टेट में हो उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी होगी ही। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल इनका क्या था, CH3 CH3, सॉरी व्हाट आई एम ड्राइंग। अच्छा, पहले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने से पहले एक चीज और बताइए, जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसमें कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं? कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, 2। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? पहले कुछ चीजें लिख लो खटाखट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लैपटॉप हैंग होने लगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन। पहली कहानी देखिए, SN1 रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, 1 डिग्री देता है। ठीक, क्यों, पहली बात सुनिए, पहली बात 1 डिग्री और CH3Cl क्यों देता है, ओनली गिवन, मतलब गिवन बाई 1 डिग्री एंड मेथिल हैलाइड। ऐसा नहीं है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देते हैं, मगर सबसे तेज कौन देगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। रीजन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका कितने डिग्री है, 2 डिग्री है। अभी इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं आता होगा। CH3 एक बल्कि ग्रुप होता है, CH3 एक बल्कि ग्रुप होता है, OH को आके ऐड होना है। तो जब OH आएगा तो यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है तो ये यहाँ पर आके ऐड हो सकता है। यहाँ पर 2 बल्कि ग्रुप है तो OH को ऐड होने में दिक्कत होगी, और यहाँ पर 3 OH ग्रुप हैं तो OH को आने में यहाँ पर 3 ज्यादा दिक्कत होगी कि नहीं। यहाँ पर लग रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा।
हिंड्रेंस का मतलब किसी चीज को रोकना। रिपल्शन क्रिएटेड बाय बल्की ग्रुप, रिपल्शन क्रिएटेड बाय बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप जब किसी चीज को आने से रोकता है तो उसे स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम था, इसलिए OH आराम से ऐड हो जाएगा। 2 डिग्री में क्या कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो OH इजीली ऐड नहीं होगा, और 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है तो OH और नहीं ऐड होगा। तो ये समझ में आया। सबसे तेज रिएक्शन SN1 कौन देगा? 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री। रीजन क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है। रिएक्शन कितने स्टेप में होगी? रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप। फॉर्मेशन, यहां पर क्या फॉर्म होता है? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। वहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा था? कार्बोकैटायन। यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। ठीक। रिएक्शन में जब हमने देखा तो जो स्लोवेस्ट स्टेप था, स्लोवेस्ट स्टेप में रेट में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व थे? 2। तो जब लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं? CH3Cl की पावर 1 और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? 2। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर क्या है? 2। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। कैसे? अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसेंट्रेशन दुगना कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगना हो जाएगी। अगर न्यूक्लियोफाइल का कंसेंट्रेशन 10 गुना कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 10 गुना हो जाएगी, क्योंकि पावर यहाँ पर क्या है? 1। ठीक। मतलब कि यहाँ पर रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर हम लोग लेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेंगे? भाई जब तुमने रिएक्शन कराया तो KOH लिया होगा, तो K+ बने होंगे। K+ जो बनेंगे उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पकड़ के रखेगा, जिसके वजह से OH आराम से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में रिएक्ट कर सके। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? इट बाइंड्स विथ कैटायन। क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या लिया है, मान लीजिए आपने ये लिया है THF लिया है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के से बाइंड करेगा तो बॉन्ड्स विथ कैटायन, और जब कैटायन को ये पकड़ लेगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है, सो दैट न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली फॉर्म, न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली फॉर्म बॉन्ड विथ कार्बन। ये रिएक्शन एक स्टेप में हुई, इसीलिए इसे हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? कंसर्टेड रिएक्शन बोलेंगे। ठीक। अब आके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लो इसका। एक कहानी और बतानी है, रिएक्शन का भी तुमको वीडियो भी दिखाऊंगा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो, रिएक्शन कितने स्टेप में हुई? एक स्टेप में। रिएक्टेंट कौन कौन से थे? फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दैट रिएक्टेंट आपका CH3Cl और OH- था कि नहीं? अब दोनों के मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, इसीलिए ग्राफ को हम लोग जीरो से नहीं ऊपर से बना रहे हैं, क्योंकि जिस कंटेनर में CH3Cl लोगे और KOH लोगे, ये दोनों लिक्विड स्टेट में होगा, इसके मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे और इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक। धीरे धीरे क्या होगा? Cl निकलेगा और OH ऐड होगा, तो यहाँ पर बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा? इस तरीके से। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? Cl जुड़ता जा रहा है और Cl निकल रहा है और OH क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। और धीरे धीरे जब OH पास आता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी।
तो ये ग्राफ अगर आपको दे दिया जाए और पूछा जाए SN1 रिएक्शन है कि SN2, देख के तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बना है। मतलब ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है? एक स्टेप में। और एक स्टेप में कौन सी रिएक्शन होती है? SN2 होती है। बोलो, कथा समझ में आई सारी? बोलो, ये बातें सारी समझ में आई? SN1 SN2 का डिफरेंस। अब किसी को ऐसा समझ में, हाँ THF है, डाइमेथिल सल्फॉक्साइड है, हेक्सामेथिलीन फॉस्फामाइड है, ठीक है, सब पोलर प्रोटीन है। कीटोन भी होता है, ईथर भी होता है, ये भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? डिफरेंस अभी को समझ में आया? नहीं, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देयर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां समझा दूंगा। एक एक चीज समझ में आई भाई सबको? एक एक चीज क्लियर है सभी को? अब तो SN1 SN2 में डर नहीं लग रहा है। आओ वीडियो एक दिखा देते हैं आपको। पॉज करिएगा 2 मिनट, शांति से बैठिए। कैसे लग तो रहा है आज आने का मूड नहीं है आंटी का। मुझे आपको समझाना था कि जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें इन्वर्जन कैसे होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? उसे वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड वॉल्डन इन्वर्जन। मुझे आपको समझाना है व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक, वॉल्डन इन्वर्जन क्या होता है? सभी को यूट्यूब दिख रहा है? यूट्यूब दिख रहा है सभी को? कोई लोग माइक ओपन करके बोलिए। बोलो भाई, कोई लोग माइक ओपन करके, दिख रहा है स्क्रीन? देखें। ये समझ में आया? S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल की वजह से हो रहा है, और 2 का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल स्लोवेस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, लेट अस सपोज दिस इज OH। ये देखो CH3 है, ये CH2Cl है। यहाँ पर ये येलो लगा है, ये CH2Cl है, और ये वाला CH3 है। 1 डिग्री का हैलाइड है। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। देखो यहाँ से OH आराम से आके ऐड हो सकता है, जहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इन दोनों येलो और सफेद वाले पोर्शन के बीच आके ऐड हो सकता है। दोनों मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आता है। देख लो, जिधर Cl है उसके अपोजिट साइड से कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। जैसे जैसे देखो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है और Cl रिमूव हो रहा है। एनर्जी देखिए ट्रांजिशन स्टेट की बढ़ी। अब ये ऐसा पोजीशन आ गया जब Cl मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो Cl और कार्बन के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है,
और OH और C के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम मतलब स्टार्ट हुआ है तुरंत। और जैसे जैसे Cl दूर जाएगा OH पास आएगा। ये एक दूसरे के 180 पे अटैक कर रहे हैं। अभी देखिएगा Cl देखो किधर है। Cl सभी को दिख रहा है, येलो वाला पोर्शन किधर है, राइट की तरफ है। सर्कल दिख रहा है रेड वाला, Cl राइट में है। अब देखना, अच्छा एक सेकंड रुकिए, फिर से पॉज करो। यहाँ पर देखिएगा Cl वाला जो गोला है वो राइट में है, और ये देखो जो सफेद वाले गोले रिएक्टेंट वाली लाइन पे दिख रहे हैं वो किधर है, लेफ्ट में। समझ में आया? Cl जो है वो राइट में है और OH वाली मॉलिक्यूल्स किधर में है, लेफ्ट में है। अब देखो OH वाली मॉलिक्यूल्स किधर जा रहे हैं, OH वाले राइट में जा रहे हैं। देख लो OH वाले मॉलिक्यूल किधर आ गए हैं, सॉरी H वाले मॉलिक्यूल किधर आ गए हैं, लेफ्ट से राइट में। और Cl निकल गया, OH किधर आके जुड़ गया, पूरा मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन, गोल्डन इन्वर्जन। ठीक। यहाँ पर देखिए Cl किधर है, लेफ्ट, और हाइड्रोजन किधर है, राइट। अब देखो OH आ रहा है, OH किधर से आ रहा है, Cl के जस्ट अपोजिट साइड से। अब देखो OH जैसे पास पास आता जाएगा, हाइड्रोजन किधर की तरफ भागने लगा, लेफ्ट की तरफ। जैसे छाता पलट जाता है उसी तरीके पलटा कि नहीं। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। 5 बॉन्ड बना रहा है। समझ में आया सभी को, वीडियो दिखा सभी को। सभी को वीडियो समझ में आई। इस इन्वर्जन को वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। कौन सा इन्वर्जन, वॉल्डेन। ग्रुप पे एक मैं PDF भेज दूंगा, उसको चेक कर लेना, ठीक है, वॉल्डेन इन्वर्जन पे। समझ में आया सभी को। सभी को आ गई बात समझ में। हाँ ना बोलो, गूंगे हो गए हो क्या। ना समझ में आया तो ना लिखा करिए।
चलिए क्वेश्चन देखिए। इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। सर स्क्रीन SN1 के ऑर्डर में अरेंज करिए, SN1 के ऑर्डर में। SN1 के ऑर्डर में अरेंज करिए जल्दी। 3 to 1 रीजन ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक, गुड। SN1 के ऑर्डर, SN2 के ऑर्डर में अरेंज करिए, SN2 के ऑर्डर में। अगला क्वेश्चन देखिए। सही है, सब सही करना है। वेट करिए। अभी मैंने आपको समझाया था क्या कहते हैं कि जो एलिल हैलाइड होते हैं, एलिल हैलाइड या बेंजिल हैलाइड, वो SN1 देंगे कि SN2? मगर वो तो 1 डिग्री 1 डिग्री होते हैं, वो तो 1 डिग्री है, तो SN1 क्यों देते हैं? अगर वो 1 डिग्री है तब क्यों SN1 रिएक्शन दे रहे हैं? रेजोनेंस समझ में आया? तो भाई लोग आंख मूम के वहां पर जाके तुक्का मत खेलने लगना एग्जाम में। क्वेश्चन ये दे दें, बताओ कि ये रिएक्शन कौन सी होगी? पूछ लें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये समझ में आ जाएगा। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, मगर यहाँ पर जब CL निकलेगा तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो भले 1 डिग्री का कार्बोकैटायन क्यों ना हो, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इस वजह से ये कौन सा रिएक्शन देगा? SN1 रिएक्शन देगा। यहाँ पर Cl निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो ये SN2 रिएक्शन देगा। बोलो समझ में आया? सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ये बताओ ये SN1 रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? बस मुझे ये बताना, ये SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा कि नहीं? ये तो 2 डिग्री का है ना, ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? वेरी गुड, विनाइल कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? विनाइल कार्बोकैटायन। और आपको बताया गया था विनाइल कार्बोकैटायन जो होते हैं वो दुनिया के सबसे लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होते हैं। अगर यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चला जाएगा तो ये कार्बन विनाइल कार्बन है, ये भी कार्बन विनाइल कार्बन है। और विनाइल कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे बोलते हैं विनाइल कार्बोकैटायन। और यहाँ से अगर चला गया तो ये भी कहलाएगा विनाइल कार्बोकैटायन। और विनाइल कार्बोकैटायन जो होते हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। अगर जब तक कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा SN1 रिएक्शन कभी नहीं होगी। जल्दी जल्दी SN1 की जितनी खासियत है लिख डालो शॉर्ट में। SN1 की सारी खासियत जितनी भी है जल्दी लिखें।
जितना आपको याद है लिख डालिए। जल्दी लिखिए SN1 की सारी कैरेक्टरिस्टिक। सभी लोग एक बार लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, लिख दोगे तो याद रहेगा। अच्छा एक चीज ये बताओ, SN2 रिएक्शन जो है उसमें कोई रीअरेंजमेंट होने के चांसेस है क्या? क्या SN2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा कभी? नहीं, क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें 1 या 2 लिखना, ठीक? मैं जो पूछ रहा हूँ SN1 का मतलब 1 का मतलब SN1 और 2 का मतलब SN2, ठीक? मैं पूछ रहा हूँ 2 स्टेप, 2 स्टेप रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन, कंसर्टेड। प्रियांशी 1 नहीं 2 होगा बेटा। कंसर्टेड का मतलब जो एक स्टेप में हो। नो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन, रिटेंशन। रेशमा याद रखना SN2 SN1 में बनेगी। वोल्डेन इन्वर्जन, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जितने लोग गलत सलत दिख रहे हो पीटेंगे, दिमाग सही हो जाएगा। होश में लिखो पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K टाइम्स हैलोजन की पावर 1 गुणे OH माइनस की गुणे न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। कुछ लोग अब भी गलत लिख रहे हैं। इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, 2 ट्रांजिशन स्टेट। किसमें एंशियोमर बनेंगे? टू डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा रिएक्शन देगा? मजा आई SN1 SN2 पढ़ के? जो हवा बना के बैठे थे SN1 SN2 खत्म हो गया। अब जाके अपने मास्टर को पढ़ा देना, ठीक? ये ऐसे मैकेनिज्म होती है, सिखा दें।
इस तरीके से पढ़ाई करो कि अगर ज्यादा बात करें ना तो वहीं लिख के समझा दो कि लाइए मैं पढ़ा देता हूँ आज। कॉन्फिडेंस तुमको नहीं आएगा, तुम पढ़ लिख तो रहे नहीं हो, घूम रहे हो। 10 बार पढ़ो, क्या नहीं कॉन्फिडेंस आएगा? कॉन्फिडेंस कोई अलग ला के देगा क्या? और क्या करा दूं यार, 1 2 3 नहीं पहचान पाओगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ना पहचान पाओगे। और कौन सा क्वेश्चन करा दूं? चलो सैंपल पेपर उठाओ, उसमें कर लो। रुको देखता हूँ सैंपल पेपर। जितना कठिन पढ़ा दिया ना बेटा उतना बहुत है। बताओ विनाइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देगा कि नहीं? विनाइल हैलाइड, एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, बेंजील हैलाइड कौन सा रिएक्शन देगा? एलिल हैलाइड SN1 देगा कि नहीं देगा? एक क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से सुन लो। एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। साइनो कौन सा ग्रुप है? साइनो कौन सा ग्रुप है? सॉरी, साइनो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? बोलो भाई, साइनो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? एम्बीडिएंट, स्ट्रॉन्ग नहीं, अभी पिटेंगे। एम्बीडिएंट स्ट्रॉन्ग तो है ही है, मगर एम्बीडिएंट है। क्वेश्चन ये है कि जो साइनो है ये दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, कार्बन की तरफ से भी बना सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो साइनो है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल किधर से है, कार्बन की तरफ से है कि नाइट्रोजन की तरफ से, तो याद रखना जो कार्बन है वो साइनो जो ग्रुप है वो कार्बन की तरफ से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। मगर अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा। तो याद रखना साइनो इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम अ कार्बन साइड। सभी लोग ये छोड़ के क्या कहते हैं, आइए उस पे मैं एक PDF भेज रहा हूँ, WhatsApp पे आइए और ये PDF ओपन करिए। चलो अच्छा, PDF ग्रुप पे भेज दिया हूँ, उससे क्वेश्चन करिए होगा अपने से। होमवर्क लिखो आज का, होमवर्क लिखे, क्वेश्चन लिखो पहले, थोड़ा क्वेश्चन करो, 2 3 क्वेश्चन करा दूं आयुष जी की डिमांड पे। चलिए सैंपल पेपर से क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, इन सब में से मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा? मतलब सबसे तेज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा?
ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, और कृपया करके आज सैंपल पेपर जाके रट्टा मार लो। अगर अब कंफ्यूजन आती है और नहीं कर पा रहे हो तो वीडियोस को 10-20 बार देख डालो। बताओ कौन सा इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? रीजन कोई बताएगा? रीजन कोई बताएगा? रीजन भी तो बताओ, लिख तो सभी दिए हो। हाँ, इसलिए क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल रिंग मतलब ऐड होगा तो Cl निकलेगा, ये आपका विनाइल कार्बोकटायन बनाएगा, ये भी विनाइल कार्बोकटायन बनाएगा, ये आपका एलिल कार्बोकटायन बनाएगा, और ये आपका विनाइल कार्बोकटायन बनाएगा। अभी समझाया हूँ। तो सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? 1। SN1 रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 2। SN1 रिएक्शन इज फास्टर इन, और एक चीज याद रखना, अगर किसी मॉलिक्यूल में भले ही 1 डिग्री का क्यों ना हो, मान लो तुम्हारे पास एक 1 डिग्री का कार्बोकटायन है, एक 2 डिग्री का कार्बोकटायन है, एक 3 डिग्री का कार्बोकटायन है, मगर 1 डिग्री कार्बोकटायन में रेजोनेंस लग रहा है, तो अब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी भूल जाना, और जिसमें रेजोनेंस लग रहा होगा उसको टिक कर देना, वो सबसे तेज देगा भले ही 1 डिग्री का क्यों ना हो। बताओ सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? जल्दी टाइप करो, टाइम मेरे पास नहीं है, जल्दी टाइप करो आंसर। सभी को दिख गया? 1 वाला 1 क्यों? 1 क्यों? 3 डिग्री कार्बोकटायन, ठीक। अगला क्वेश्चन, तीसरा। Which alkyl halide is hydrolyzed? हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ OH बाई SN2 मैकेनिज्म। ना भी लिखा होता तो ये अंडरस्टूड था कि ये मैकेनिज्म, अच्छा SN2 मैकेनिज्म दिया हुआ, ठीक। आंसर, आंख खोल के देखो बेटा, नहीं अभी पिट हो गया। SN2, सॉरी SN1 लिखो, SN1 नॉट SN2, SN1 लिखिए इसको, SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। ऑप्शन देख के बोलो गधों, SN1 रिएक्शन पूछ रहा हूँ। ठीक, ये 3 डिग्री का है, इसका मतलब ये होता है, बाकी सब आपके 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट reactive towards aqueous NaOH? aqueous NaOH से सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा? C6H5Cl, C6H5CH2Cl, C6H5Br, C6H4, एक Br इधर एक Br इधर। आंसर, आंसर बताइए, समझ में आया? यहाँ से Cl निकलेगा तो भले ही 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड क्यों ना हो,
यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो याद रखना अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और साथ ही 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो सबसे तेज SN1 रिएक्शन 1 डिग्री वाला देगा, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस लग रहा है और रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, तुमको बताना है इन दोनों पेयर में SN1 रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा। ये आपके एनसीईआरटी उसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। बताओ, जब मैं बोलूंगा तब बताइएगा। ए, बी, पहले वाले में बताओ SN1 रिएक्शन सबसे तेज कौन देगा। पहले वाले में SN1 रिएक्शन, गुड, ये 3 डिग्री है। दूसरे वाले में SN1 रिएक्शन कौन देगा। दूसरे वाले में 1, क्योंकि ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। अगर ये SN2 पूछ लेते तो एरो पलट जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां, which of following will show रेशमाइजेशन, रेशमा को कौन दिखाएगा। आंसर, खत्म। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, बहुत हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलो सारे क्वेश्चन क्लियर हैं सभी को। आ गया भाई कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन करिए, कॉन्फिडेंस नहीं सब कुछ आएगा। चलिए लीव करिए। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। एनीवन हैज एनी क्वेरी कैन आस्क। हेट्रो एटम अटैच टू अल्फा कार्बन फास्टर द SN1 रिएक्शन। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि अगर हेट्रो एटम रहेगा तो कार्बोकैटायन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा होगा। हेट्रो एटम अटैच टू द अल्फा कार्बन फास्टर द SN1 रिएक्शन। चलिए कल बता दूंगा ये भी आपका। हेट्रो एटम होगा तो कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल को जल्दी अटैच करेगा। ठीक है, लीव करिए और रिवाइज करते रहिए। और अगर कोई इंग्लिश का वर्क आपको दिया जाए तो उसको शांति से करके भेजा करो। अगर जिनका आज अटैच नहीं हुआ कल से भगा दूंगा क्लास से। पढ़ना लिखना नहीं है, नाटक मचा। उसको आप जाके टीचमेंट पे अपलोड करिएगा। अगर वर्क दिया जा रहा है तो उसको करिए। जो लिख रहे हो ना आर्टिकल स्पीच, उस पर 10 नंबर नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे। मैथ्स की क्लास मंडे से चलेगी, जब सब इकट्ठा होंगे तब। ठीक है, लीव करिए।